तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपना जो ईओआरओ पार्ट बी है उसमें अपनी जो सीरीज चल रही है मॉडल टेस्ट पेपर। तो आज आपका ये तीसरा मॉडल टेस्ट है और दो मॉडल पेपर हम कर चुके हैं जिसमें अपने लगभग दोस्तों यहाँ पे क्या है कि धारा 200 से 327 की मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी है लगभग यहाँ पे सभी धाराएं आपकी कवर हो चुकी है। सिर्फ 2 क्लासों में देख सकते हो आप। तो ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है, तो आप इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज अपने जो मॉडल पेपर तीसरा है ये यहाँ पे करने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे। बाकी देखो चीज़ों को थोड़ा सा आप ऐसे लेकर चलोगे कि इस चैप्टर में क्या है, तो थोड़ा आप आंसर के नज़दीक पहुंच सकते हो, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। तो अब अपने आज बात करेंगे, पहला प्रश्न है हमारा कि राज्य सरकार अगर नगर पालिका के कोई भी क्षेत्र में कोई स्कीम बनाने की अपेक्षा करती है कि नगर पालिका का ये क्षेत्र है, यहाँ पे ये बड़ा विकास कार्य होना चाहिए, यहाँ पे ये स्कूल बनना चाहिए या कोई स्वास्थ्य भवन बनना चाहिए, तो नगर पालिका निर्देश किसको देगी? यहाँ पे निर्देश किसके को दिए जाएंगे? नगर पालिका अध्यक्ष को देगी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो निर्देश है जो राज्य सरकार है ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी को देगी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ये आपका निर्देश देना होता है ये आपके धारा 100 किसमें? धारा 180 में आता है, धारा 180 के अंतर्गत ये आता है। अब अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न पे कि जो भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर निर्बंधन और भूमि के उपयोग में परिवर्तन जो अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति है ये किस धारा में है? ठीक है, ये आपको बताना है कि जो भी भूमि है उसके उपयोग में परिवर्तन निर्बंधन भूमि उपयोग में अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की जो शक्ति है वो आपके धारा किस में है? 179, 180, 181 या 182। तो दोस्तों ये जो शक्ति है ये तो आ जाती है 182 में। ठीक है, आपके 182 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब इसके बारे में अपने थोड़ा जान लेते हैं क्या होती है ये। देखो दोस्तों इस धारा में क्या होगा कि मान लो यहाँ पे कोई किसी की जो जमीन है या वो उसका भूमि का ऐसा उपयोग कर रहा है कोई जो कि किसी भी योजना के अंतर्गत आ गई। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें 2-3 बहुत सारी बातें हैं जो उपधाराएं दे रखी है। फिर उपधारा 3 में आपके ऐसे है कि जैसे कोई भी मान लो किसी को काम के लिए दिया है व्यापार करने के लिए, अब वो उस भूमि का उपयोग और किसी काम में यूज ले रहा है। ठीक है, किसी को उद्योग खोलने के लिए दी है तो उसके अंदर भी चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, जैसे अब ऐसे वाणिज्यिक में जा सकता है। तो ये सब बातें हैं। और परियोजना या स्कीम का उपांतरण और प्रत्याहरण जो भी है वो आपका 179 आ जाएगा। परियोजना का उपांतरण प्रत्याहरण, ठीक है, उपांतरण मतलब चेंज उसमें, ठीक है, उपांतरण या प्रत्याहरण, उसे रद्द भी किया जा सकता है। फिर 180 हमने देख ही ली, जो पिछली अपने पर पहला प्रश्न था वो 80 का ही था। और किसी भी स्कीम की व्यावृत्ति आपकी आ जाएगी 181 में, स्कीम की व्यावृत्ति आपके 181 में। अब अपने चलते हैं तीसरे प्रश्न पे दोस्तों कि धारा जो 183 है, अब इसके अनुसार आपको बताना है, क्या चीज बतानी है कि जो भी प्रत्येक नगर पालिका सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर लाइन विहित करेगी तथा लाइन विहित करने के कम से कम कितने दिन पहले नोटिस जारी कर आक्षेप आमंत्रित करेगी। देखो क्या होता है कि नगर पालिका क्या करेगी कि नगर पालिका इधर दोनों ओर, मान लो ये सड़क है, ये घर है इधर और इधर घर है, अब नगर पालिका ये डिसाइड करेगी कि सड़क कितनी चौड़ी होगी। ठीक है, सड़क की चौड़ाई यहाँ पे नगर पालिका डिसाइड करेगी, कितनी भी फीट हो, 50 फीट 40 फीट, ठीक है, जितनी भी है यहाँ पे डिसाइड करेगी। अब यहाँ पे फिर लाइनिंग की जाएगी, नाली कितनी रखनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होगी पहले ही। लेकिन ये सब करने से पहले जो आक्षेप आमंत्रित करेगी, लोगों से पूछेगी कि हम यहाँ पे इतनी चौड़ी ये सड़क कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत है तो आप पूरी प्रॉब्लम बताओ हमें, हम उसको देखेंगे, उस पर विचार करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो 1 मास से पूर्व, 15 दिन पूर्व, 2 मास पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे जो भी सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन बनाने का काम है ये आपके धारा 183 में आते सभी को पता है। लेकिन जो आक्षेप आमंत्रित करेगी उसको 1 मास का समय दिया जाएगा नोटिस जारी करने के। ठीक है, कम से कम 1 मास पूर्व उस भाग में जिस लाइन में विहित की जाएगी विशेष नोटिस लाएगी और आक्षेप आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर इस धारा का कोई उल्लंघन करता है, ठीक है, मान लो वहाँ पे कोई भी यहाँ पे
फिक्स होगी लाइन वगैरह, और फिर भी वहाँ पे कोई उसका पालन नहीं कर रहा है, बार बढ़ रहा है, तो उसको जुर्माना देना होगा 2 से 5,000 रुपये तक का, यहाँ पे उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें आपकी धारा 183 में आती है। और जो धारा 183 है दोस्तों, ये सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के बारे में ही है, तो इसको स्पेशल अलग से जरूर ध्यान रखें। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब बात आती है धारा 185 के अनुसार जो नगर पालिका क्षेत्रों में समस्त भूमिगत उपयोगिताओं के संपूर्ण सर्वेक्षण किसके द्वारा किए जाएंगे। मतलब देखो, जो भी यहाँ पे भूमिगत वायरिंग जाएगी, जो भी लाइनें जाएगी, एक तो तार अधिनियम आता है 1885 का, उसके तहत एक तार अधिनियम, क्या बताइए एग्जाम में पूछ ले, 1885 का। एक आता है आपका विद्युत अधिनियम 2003 का। कौन सा? विद्युत अधिनियम 2003। इन सब के रूल रेगुलेशन के अंतर्गत रहते हुए जितनी भी देखो टेलीफोन की लाइनें हैं, और भी वाईफाई, शॉपिंग प्लाजा जितने भी है, पूरे यहाँ पे जितनी भी लाइनें हैं, उनका सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके 184 में तो है कि ये भूमिगत लाइनें क्या होगी। अब 185 में इसका सर्वेक्षण कौन करेगा। देखो, जो सर्वेक्षण करेगा ना, और इसका पूरा नक्शा जाए प्राय पब्लिक जारी नहीं करेगा, वैसे उसके पास पूरा नक्शा होगा शहर का, तो ये होगा दोस्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास ही होगा। क्योंकि देखो, पूरा लीक कर देंगे तो बैंकों के नीचे से आसपास सारी पता लग जाएगी, लेकिन इसको ये जो भी नक्शा होगा, ठीक है, जो अंडरग्राउंड भूमिगत जो भी है, ये इसको पूरा अपने को सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा, गोपनीय रखना पड़ेगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। तो ये आपकी थी धारा 185। 184 में आपके सीधे ऐसा ही दे रखा है कि जो भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार है, तो वो तार अधिनियम इनके अकॉर्डिंग चलेगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धारा 186 क्या कहती है दोस्तों। ठीक है, इसकी उपधारा 2 के अनुसार, धारा 186 की उपधारा जो 2 है, उसके अनुसार क्या है कि नगर पालिका क्षेत्र से गुजरने वाली राज्य सरकार में निहित सड़कों के रख रखाव का जिम्मा किसका होगा। ऐसी सड़कें हैं जो देखो, इसमें जो एक आपकी धारा 186 है ना, इसमें यह दिया गया है कि यहाँ पे जो केंद्र या राज्य सरकार की अगर यहाँ से सड़कें गुजर रही है, तो जो भी केंद्र या राज्य से आदेश आएगा उस अनुसार वो कंप्लीट करेगी वहाँ पे कार्य, उस सड़क का निर्माण कार्य कराएगी नगर पालिका। वो तो आपके 186 की उपधारा 1 में है। अब 2 में है ना, राज्य सरकार में जो निहित सड़कों हैं, इनके रख रखाव का जिम्मा नगर पालिका क्षेत्र का होगा, राज्य सरकार का होगा, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सरकार का दोस्तों यहाँ पे रख रखाव का जिम्मा यहाँ पे होगा इसका। ठीक है, काम नगर पालिका कराएगी, लेकिन जिम्मा किसका होगा, राज्य सरकार का। तो ये ध्यान रखना है अपने को। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि धारा जो ये आपकी आती है 187, इसके अनुसार जो उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण की अनुज्ञा कौन देगा व इसका परामर्श कौन देगा। देखो क्या होता है, मेले मूले वगैरह लगते हैं, बहुत सारे ऐसे और भी चीजें मतलब आयोजित होती रहती हैं, पत्रिका मेला वगैरह। तो यहाँ पे किससे अनुज्ञा कौन देगा और परामर्श किससे लिया जाना मस्ट है, मतलब जरूरी है, उससे परामर्श लिया जाना जरूरी है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या नगर पालिका सदस्य परामर्श देगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या क्षेत्र के यातायात पुलिस प्रभारी, इनमें से कोई नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष या परामर्श देगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनुज्ञा देगा, क्या देगा, अनुज्ञा, मतलब आज्ञा देगा, परमिशन देगा कुल मिला के अपने। लेकिन आपके वहां पे टर्म जो आएगी वो ऐसे लिखी आएगी, तो ये थोड़ा सा हर चीज को वहां पे 2 बार पढ़ना है ताकि सिंपल वे से आपको पता लग जाए। लेकिन परामर्श उसे क्षेत्र के यातायात पुलिस प्रभारी से लेना मस्ट होगा, जरूरी होगा। ठीक है, क्योंकि यातायात व्यवस्था बिगड़ जाएगी सारी। ये आपके धारा 186 में। अब अपने क्या बात करेंगे दोस्तों कि बिना आज्ञा के मान लो मार्ग में कोई भी लकड़ी या कोई भी ऐसा सामान जमा किया जाएगा या गड्ढे खोदे जाएंगे, तो अधिनियम की कौन सी धारा में निहित है। ठीक है, तो ये जो खोदे जाएंगे बिना अनुज्ञा के आप नहीं कर सकते, कि आप कोई भी सड़क है वहां पे कुछ भी कर रहे हो, सड़क खोद ली, ठीक है, पाइप के धक्के से कनेक्शन कर लिए, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो ये आपकी किस धारा में है, 188, 189, 190, 191। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। 189 में है कि आप बिना किसी आज्ञा के नहीं कर सकते।
और धारा 188 में आपकी मार्ग नाली परिसरों के जो निर्माण है, मरम्मत के दौरान जो भी सावधानी आती है वो आता है कि यहाँ पे कोई भी नाली टूट फूट गई तो उसका मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूरा उसको देखेगा, उसके नाली का दोबारा निर्माण करवाएगा, सरकारी नाली है, ठीक है। और बाकी अपनों ने जो उत्सवों के दौरान वाला वो पहले कर ही लिया। और 119 में आपके फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध आ जाएगा, ठीक है। 119 में क्या आ जाएगा, ये फुटपाथ के लिए अलग से है, थोड़ा ध्यान रखना। फुटपाथों का जो अनिवार्य उपबंध है, मतलब उसकी चौड़ाई वगैरह कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस रखी जाएगी, तो वो सारी चीज़ें इसमें है। मार्गों के कोने पर भवन यहाँ पे आ जाएंगे, मार्गों के कोने पर भवन। इससे क्या मतलब हुआ कि मतलब जो कॉर्नर वाले मकान हैं उनके जो गोलाई वगैरह किस हिसाब से रखनी है ताकि आराम से किसी को दिख सके, वहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना वगैरह ना हो, इसलिए वो धारा के 191 में आते हैं। लेकिन जो गड्ढा खोदना या सड़क को आप कोई सामान डाल के बैठे हो तो वो सारा आपका आ जाएगा इसमें 189 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों कि समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध अधिनियम की कौन सी धारा में सम्मिलित हैं, ठीक है। इसमें क्या कहना चाहता है ये 192, 93, 94 या 95। देखो इसमें ये जो अपने सारे आ जाएंगे धारा 194 में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित जो भी देखो नगर पालिका की सीमाओं में नया भवन बनाया जाएगा या उसकी पुनर्निर्मित किया जाएगा या उसके बाहर वाले भाग को आप बनाओगे, ठीक है। मान लो किसी प्रकार का कुआं या बोरिंग इस प्रकार का कोई भी कुछ करोगे तो पूरा नगर पालिका को आप पहले उससे आदेश लोगे कि हम ये इस तरीके से कुछ कर रहे हैं। और सीमाओं के, क्योंकि वो मेन चीज़ क्या देखना चाहते हैं कि आप जो भी उन्होंने लाइन बनाई है पिछली तरह आप उसके आगे नहीं बढ़ रहे या पूरे प्रॉपर तरीके से अधिनियम के अधीन काम कर रहे हो, जो भी अपना काम कर रहे हो वो आपके 194 में आ जाएगा। बाकी इसमें जो ये वाली धारा है 194 बहुत बड़ी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे उपधाराएं हैं, खंड है, इतना अपने डिटेल में भी नहीं जाएंगे। और निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रख रखाव है वो आपके 195 आ जाएगा। जो अपार्टमेंट वगैरह के जो भी है वो जो अपार्टमेंट खोल लेगा यहाँ पे बनाएगा उसकी जिम्मेदारी होगी पूरी उसकी साफ सफाई की रख रखाव की। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नगर पालिका के जो आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्तियां सम्मिलित हैं। अभी देखो अपने कौन से दोस्तों धाराओं चैप्टर पे आ चुके हैं, अभी अपने को देखना है कि अपने कौन से चैप्टर पे यहाँ पे आ चुके हैं। अभी जो हमने कंप्लीट किया है ये चैप्टर आधा तो हमने कल कर लिया था और आधा आज किया है। ये जो नगर पालिका की जो योजना और विकास है ये हमने कंप्लीट कर लिया। और अब जो अपने करने वाले हैं वो नगर पालिका की जो निधि है उसके बारे में यहाँ पे अपने ये वाला चैप्टर करने वाले हैं, नगर पालिका राजस्व, ठीक है। नगर पालिका राजस्व का जो चैप्टर है ये करेंगे। इसमें आपको पूछा है कि देखो जो राजस्व होता है ना वो मतलब कैसे अपने नगर पालिका अपना खर्चा चलाएगी, करों से, मेले लगवाएगी या ठेले ठूले लग रहे हैं उसके एरिए में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पट्टे देना, बहुत सारी स्कीमें आती हैं। तो अब कि किस प्रकार के कैसे कैसे यहाँ पे कर सॉरी थोड़ा वो टेक्निकल इश्यू आ गया था। अब देखो अपने क्या कर रहे थे कि जो नगर पालिका जो राजस्व है, ठीक है। अब इस राजस्व में क्या है कि कैसे मतलब ये नगर पालिका अपना खर्चा चलाएगी वो देखेंगे अपने। देखो नगर पालिका जो कर उद्ग्रहित करेगी ये आपके जो नगर पालिका का आंतरिक राजस्व है ये आपके धारा 101 में आता है। ये किस में आता है, ये जो लाइन लिखी गई है नगर पालिका का आंतरिक राजस्व, इतनी बात आपके धारा 101 में आता है। अभी इसमें अपने धारा 101 से 140 तक करेंगे, ठीक है, जो आपका नगर पालिका राजस्व चैप्टर है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, राजस्व किस में 101 से 140 में, ताकि अपने थोड़ा आंसर के पास पहुंच सके। अब देखो जो प्राप्तियां हैं कौन कौन सी है, किस प्रकार से प्राप्त करेगी। नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित कर है, बिल्कुल सही बात है। सेवाओं की व्यवस्था के लिए जो नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित उपयोक्ता प्रभार है ये ध्यान रखना है, ये भी आ सकता है सिर्फ, तो उपयोक्ता प्रभार के द्वारा। फिर विनियामक और अन्य कानूनी कृत्यों के अनुपालन के लिए उद्ग्रहित जो फीस और जितने भी जुर्माने हैं वो, तो उपरोक्त सभी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो ये इन सभी तरीकों से नगर पालिका अपना जो राजस्व है वो प्राप्त करेगी। अब इन्हीं को अपने क्या है कि आगे धाराओं में पढ़ेंगे, ठीक है, इन्हीं को मतलब जो ये अपने कर लिखे हैं ना, इन्हीं चीजों को आगे पढ़ेंगे। अब धारा 102 के अनुसार बाध्यकारी कर बताने हैं कि बाध्यकारी कर कौन से हैं, कि देने ही देने हैं लगभग। तो इकाई क्षेत्र प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली द्वारा नगर पालिका सीमाओं के भीतर भूमियों व भवनों पर कर, वृत्ति व्यापार आजीविका नियोजन पर कर, सड़क पुलों व घाटों पर पथ कर। ये जो आपके ये वाला जो इसमें एक गय जोड़ा गया था, खंड 100 धारा 2 का खंड गय है, ये दोस्तों क्या है कि आपके 2011 में संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, ये जो चीजें होगी मैं बताता जाऊंगा आपको। ऐसे व्यवसाय जो प्रदूषण के स्रोत हैं और अब प्रदूषण के स्रोत हैं तो उनसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए लिया जाएगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाएंगे तो हो सकता है वो कंट्रोल करे इस चीज़ को। तो इनमें से बताना है कौन से सही हैं, 1 2 3, केवल 2 3 4 5, तो सभी सही है दोस्तों। इन सभी तरीकों से बाध्यकारी जो कर है वो ले सकती है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जिनमें इन करों को छूट भी दी जा सकती है, ठीक है, अगर राज्य सरकार निर्देश दे तो। बाकी राज्य सरकार मेन करता धरता है, वो हमने पहले से बात कर रहे हैं। अब अपने चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्तों। 11 क्या कहता है कि जल निकास और जो मल वहन की व्यवस्था है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यानों की पार्किंग, ये सारी चीजें, इनके अलावा देखो विभिन्न प्रकार के यानों की पार्किंग होगी, जो भी सन्निर्माण होगा, मरम्मत हो गए, लोक मार्गों पर सामग्री या मलबे के ढेर लगे हुए हैं सड़कों पे, ठीक है, इनके द्वारा जो कर लिया जाएगा वो कौन सा कर कहलाएगा? बाध्यकारी, उपयोगिता प्रभार, ठीक है। तो मतलब ये बताना है कि कौन से मतलब किस प्रकार का कर है, बाध्यकारी है, उपयोगिता प्रभार है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका कर रहेगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये उपयोगिता प्रभार कर के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये जितनी भी सारे बाध्यकारी मैंने आपको अलग बता दिए कौन कौन से होंगे, जो ये जो जल निकास, मल वहन, ठोस अपशिष्ट, ये इतनी सारी चीजें हैं ना, मेन उपयोगिता प्रभार कर में आएगी, ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो हाँ, एक चीज और ध्यान रखना इसमें, ये कौन सी धारा में आता है, तो ये जो धारा आती है 104 आती है आपकी, और 103 में आपके धारा में क्या अन्य कर आते हैं, ठीक है। नगर पालिका के जैसे आप इत्तल कोई साधन चला रहे हो, यान चला रहे हो, रोशनी पर, सभाओं पर, तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों पर जो कर है वो अन्य कर है जो 103 में है, उनमें आ जाएगा। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। धारा 106 के अनुसार जो विशिष्ट प्रवर मार्ग पर स्थित अगर कोई आवासीय या गैर आवासीय भवन कितनी मीटर से अधिक ऊंचाई पर होने पर विकास प्रभार उद्ग्रहित किया जाए। अब देखो दोस्तों, धारा 106 में आपके ये निर्देश है कि कोई ऐसी सड़क है, मेन मुख्य सड़क, ठीक है, स्पेशल सड़क के बारे में बात की गई है, नॉर्मल की बात नहीं की गई है। वहां पे अगर आपका घर है तो वो किस मीटर से ऊंचाई का ज्यादा का न हो, अगर उससे ज्यादा का होगा तो आपसे कर वगैरह लिया जाएगा, 10 14 20 या 25। तो 14 मीटर से ऊंचा यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपको। और 105 में आपके फीस और जुर्माने अनुग्रहित करने की यहाँ पे शक्ति है, ये मैंने आपको बता दिया। जो विकास प्रभार उद्ग्रहित कर है, तो ये विकास प्रभार के तहत ये नाम से लेंगे, इस नाम से लेंगे आपको, विकास प्रभार के तहत। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या है कि देखो जो मेन कर है ना आपके 102 3 इनमें ही है। अब धारा 102 की उपधारा 1 के खंड 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 में हमने क्या देखा था, धारा के जो भी कर थे कौन से, वही वृत्ति व्यापार उद्योग, जो भी नगर पालिका सीमाओं के भीतर भूमि भवनों के कर हैं। धारा 103 में जो भी भूमि भवनों यानों वाहनों के संबंध में जो उद्ग्रहणीय कब नहीं होगा ये बताना है। तो किसके संबंध में यहाँ पे ये उद्ग्रहणीय नहीं होगा, मतलब करारोपण से आपको छूट मिल जाएगी, तो ये आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर नगर पालिका के भीतर, ये नगर पालिका क्षेत्र है, इसके भीतर कोई भी प्रॉपर्टी किसकी है, तो राज्य सरकार के नाम है या केंद्र सरकार के अधीन आती है, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से आप कोई भी कर नहीं ले सकते, ए व बी दोनों सही है, ठीक है। इन दोनों से कर ग्रहण जो उद्ग्रहणीय नहीं होगा, भले ही वो कोई भी यान चला रहे हो, यानों में आपके क्या है कि कोई भी गाड़ी गुड्डी कुछ भी आ जाएगी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कहता है कि धारा 108 कर अधिरोपित करने की जो प्रारंभिक प्रक्रिया के अनुसार,
ठीक है। 108 में आपके दे रखा है कि कर कैसे अधिरोपित करेंगे, तरीका दे रखा है कि अपने नोटिस देंगे। तो निवासी को जो नोटिस प्रकाशन के कितने समय तक लिखित में आपत्ति भेज सकेगा। मान लो किसी को यहाँ पे कर देना है और वो कहता है कि मेरे को ये कर गलत लगाया जा रहा है, तो कितना समय दिया जाएगा कि उसे आपत्ति दर्ज कर ली जाएगी उससे। 2 मास, 3 मास, 1 मास या इनमें से कोई नहीं। तो 1 मास के अंदर अंदर उसके आपत्ति वहां पे देनी होगी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों। 15वां प्रश्न क्या कहता है कि जो राज्य सरकार से शिकायत मिलने पर, अगर राज्य सरकार से आपको यहाँ पे शिकायत मिलने पर धारा 102 और 103 के अधीन अब नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित कर जो भी है और त्रुटि का निराकरण समाप्त किया जाना या कम किया जाना अधिनियम की किस धारा में है। अब देखो इसमें क्या है कि ये भी इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें दोस्तों क्या है कि जो भी यहाँ पे कर आपसे लिया जाएगा, अगर राज्य सरकार को ऐसा लगे कि ये नागरिकों के मतलब हित में नहीं है, नागरिकों के लिए वहाँ पे हानिकारक है, तो उसको लगे कि इस कर में जो आप लगा रहे हैं, नगर पालिका यहाँ पे लगा रही है, ये त्रुटि युक्त है, मतलब या तो इस कर को कम भी किया जा सकता है, तो ये शक्ति मतलब राज्य सरकार के पास है, ये ध्यान रखना है अपने पास, तो राज्य सरकार को, ठीक है, शिकायत होने पर। तो ये आपकी धारा 111 में आ जाएगी। किसमें? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 111 में आ जाएगी। और करों में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो 110 में आ जाएगी। ठीक है, करों में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है। और इसके अलावा दोस्तों 112 में आपको करों को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका कह सकती। ठीक है, करों को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका की जो शक्ति है ये आपके आ जाएगी 112 में। 113 में कर का निर्धारण और करों की नियुक्ति आ जाएगी। मतलब देखो अपने को पता आइडिया लग गया कि करों के बारे में स्टार्ट हो गया कहाँ से, धारा 100 वैसे तो पहले ही हो गया था 101 से, लेकिन पहले तो करों के टाइप थे, फिर किस प्रकार से कर लिया जाएगा वो प्रक्रिया 108 से स्टार्ट होगी। तो ऐसे अपने क्या कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा। अब अपने को बताना है कि धारा संशोधित है ये दोस्तों 121 संशोधित के अनुसार कर निर्धारण में जो परिवर्तन के विरुद्ध अपील है वो धारा 130 के अधीन मांग के नोटिस के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। अगर नगर निगम के मामले में आयुक्त को, मतलब अपील किसको कर सकते हो आप, और नगर परिषद व नगर पालिका बोर्ड के मामले में क्षेत्रीय उपनिदेशक को या नगर पालिका सदस्य। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही है, केवल 3 सही है। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ये जो अपील है ये नगर निगम के मामले में तो आयुक्त को कर सकते हो, और नगर परिषद व नगर पालिका बोर्ड के मामले में वहाँ के उपनिदेशक को कर सकते हो। अब अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे दोस्तों, कि करों का जो उद्ग्रहण है संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा। ये कौन सी जो 125 है इसकी कौन सी उपधारा में है? ये उपधारा के अंदर दिया हुआ है। तो जो भी है करों का अधिग्रहण संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा। तो आपके देखो दोस्तों 125 में क्या दे रखा है? व्यावृत्तियां दे रखी है। ठीक है, और ये आपके देखो 125 में है ना आपके दो ही उपधारा है, 1 और 2, 3 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे आराम से। तो 125 की उपधारा 2 में है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि धारा जो आपकी 126 है इसके अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में स्थित जो भी व्यक्ति को जानकारी, नाम, पता, निर्धारण, रकम, संदायदायी, निम्नलिखित सारी जानकारी की अपेक्षा किसके द्वारा की जा सकेगी। मतलब कौन यहाँ पे अपेक्षा करेगा कि नगर पालिका में जो भी बंदा रह रहा है वो अपनी पूरी जानकारी दे कि भाई मैं इतना कर दे रहा हूँ, ठीक है, इतना सब कुछ, मतलब मेरा ये नाम है, ये पता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रदत्त अधिकारी या ए व बी दोनों, तो ये दोनों अपेक्षा कर सकेंगे इस जानकारी की, और ये सही उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, कितना कर दे रहा है या नहीं दे रहा है, या एप्लीकेबल है या नहीं है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 की धारा आपको अब बताना है 127 के अधीन करों को वसूलने के लिए जो जिम्मेदार होगा वो कौन होगा। मतलब सारी जिम्मेदारी किसके पास में है करों को वसूलने के लिए? मेन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इन दोनों, या तो ये दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं। मतलब जिम्मेदारी किसकी है?
ये बताना है कि जो भी यहाँ पे कर लिए जाएंगे उनमें की मुख्य जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसमें भी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे जिम्मेदार होंगे, अधिकारी, और इसके द्वारा अगर अधिकारी प्राधिकृत किया गया है इनकी गारंटी होगी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कि कर के जो बिल का प्रस्तुत किया जाना निम्नलिखित में से अधिनियम की किस धारा में सम्मिलित है। जो भी कर का बिल है, ठीक है, उसमें पूरी इस रकम वगैरह जितनी भी है, पूरा मतलब उसके भवन संबंधी जितनी भी जानकारी है, और दायी व्यक्ति को बकाया के रूप में जो भी दावाकृत राशि का बिल है, पूरा बिल प्रस्तुत किया जाना, ये आपके दोस्तों धारा 128 में ही है। और 129 में बिल की अंतर्वस्तु है, क्या है, बिल की जो अंतर्वस्तु आपकी आ जाएगी, अंतर्वस्तु वो आपकी 129 में आ जाएगी। मांग का नोटिस आपके 130 में आ जाएगा। और 131 में दोस्तों किन मामलों में वारंट जारी किया जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। किन मामलों में, मान लो कर वगैरह नहीं देता है तो उनके अंतर्गत आप आगे क्या है कि पहले तो अपने कर निर्धारण करते हैं, फिर कर की प्रक्रिया अपनाते हैं, फिर कोई कर नहीं देता तो वारंट जारी करते हैं। तो सारा प्रोसेस एकदम पूरे तरीके से चल रहा है। किन मामलों में वारंट जारी किया जाएगा, जारी किया जाएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि धारा 131 के अधीन मामलों में जो वारंट जारी किया जाएगा उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे। मेन अपने यही बात है कि हस्ताक्षर किसके होंगे। तो नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के ही हस्ताक्षर होंगे दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। धारा 132 के अनुसार वारंट निष्पादन करने में अगर बलपूर्वक प्रवेश अधिकारी द्वारा किसी भवन में किया जाता है तो कब करेगा। सूर्योदय से पहले करेगा, बाद करेगा, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के समय में करेगा, या इनमें से कोई नहीं। ये तो आसान सा है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच करेगा। खिड़की वगैरह तोड़ के अंदर घुस सकता है, लेकिन अंदर अगर आपको महिला है, अगर घर के अंदर कोई महिला है तो आपको पहले 3 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। 3 घंटे आपको उसको देने पड़ेंगे कि आप बाहर आ जाओ या इस जगह को आप छोड़ दो, ठीक है। तो फिर 3 घंटे बाद ये अंदर घुस सकता है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की कि धारा 133 के अधीन निम्नलिखित में से किस संपत्ति की कुर्की नहीं की जाएगी। अब क्या है कि मान लो कोई फाइनल तरीके से कुछ भी नहीं दे रहा है तो संपत्ति उसकी कुर्क कर ली जाएगी। कि व्यतिक्रमी उसके पत्नी बच्चों के कपड़े हैं उनको नहीं लिया जाएगा, सही बात है। खाने के बर्तन भी नहीं लिए जाएंगे उनसे। शिल्पियों के औजार और किसानों के जो औजार पशु वगैरह है ये भी उनके कुर्क नहीं किए जाएंगे, सिर्फ संपत्ति कुर्क की जाएगी। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब धारा क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है कि नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय अधिनियम की कौन सी धारा में है। अगर नगर पालिका के थोड़े से क्षेत्र से बाहर उसको अगर कुर्की करनी है तो वो किस में है, 134, 35, 36 या 37। तो दोस्तों ये आपके 135 में आ जाएगी, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और विशेष मामलों में विक्रय जो कुर्क की गई संपत्ति का है, विशेष मामलों में विक्रय वो 134 में है, ठीक है। कुर्क की गई जो संपत्ति है, संपत्ति का विशेष मामलों में जो विक्रय किया जाएगा, जो विक्रय है वो आपके धारा 134 में आएगा। बाकी 36 में आपके उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जा सकेगी जो नगर पालिका को छोड़ने वाले हों, वहां से जा रहे हों, ठीक है। फिर आप अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो 25वां क्वेश्चन है ना दोस्तों, अभी आपका स्टार्ट हो जाता है, दूसरा चैप्टर है अभी अपने, और ये मतलब आपने अभी जो चैप्टर किया है, ठीक है। अब अपना जो नगर पालिका वित्त और निधि है ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 76 से 89 तक है धारा। और जो हमने नगर पालिका राजस्व वाला चैप्टर है वो आज कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, इन धाराओं में, इन क्वेश्चन की सहायता से। अब ये जो है इसका आज एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, बाकी ये चैप्टर कल होगा। करों के जो शुल्क है जिसमें आपके पथकर आ जाएंगे, फीस आ जाएगी, ठीक है। अब नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि आता है, पहले बता दूं आपको मैं, जो आपका ये चैप्टर है 76 से 89 क तक जिसमें धाराएं हैं, इसमें आता है आपके नगर पालिका क्या
वित्त और निधि, वित्त और निधि, ये चीजें आती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वित्त और निधि 73 से 89 तक आएगी। अब क्या है कि करों, जितने भी कर होंगे, शुल्क होंगे, पथकर होंगे, फीस होंगे, वो विभाजन मतलब राज्य और नगर पालिका के मध्य किसके द्वारा किया जाएगा कि भाई इतने परसेंट नगर पालिका रखेगी, इतना राज्य के, जो इतने परसेंट तो नगर पालिका निधि में जाएगा, इतने राज्य के पास जाएगा, राज्य सरकार के पास। क्षेत्र की नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो एक तो ये धारा 76 में आता है, ये जो भी है सारी चीजें, ठीक है। और ये राज्य वित्त आयोग डिसाइड करेगा कि किसका कितने पास जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नगर पालिका को स्थिति को, इसमें क्या है कि दोस्तों खंड दे रखे हैं 2-3 कह गया, जिसमें नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जो राज्य वित्त आयोग है वो भी अलॉटमेंट भी कर सकता है रुपए की, ठीक है, जो भी नगर पालिका को कोई विकास कार्य के लिए भी दे सकता है। ये सारी चीजें मतलब राज्य वित्त आयोग के बारे में आपके धारा 76 में है। अब नेक्स्ट आगे जो है ये पूरा चैप्टर, और इसके अलावा जो आगे पूरा अपने मैं कराऊंगा, जो जितनी योजनाएं दे रखी है स्वच्छ भारत, और वो भी आपकी MCQ क्वेश्चन में ही होगी। 10 तक आपका पूरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, पूरा लगभग पूरा एकदम डिटेल से हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो दोस्तों शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।